क्लास 12 स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वेव विद यशपाल सिंह में। आज टीचर्स डे है, 5 सितंबर है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक और एक शिक्षार्थी में क्या संबंध होना चाहिए उसको हम 2 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा लेक्चर है आज, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसको डिस्कस करेंगे। तो शिक्षार्थी और शिक्षक में कैसा संबंध होना चाहिए, तो देखिए शिक्षक कौन होता है और शिक्षार्थी कौन होता है, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। तो शिक्षक मतलब वो जो शिक्षा ग्रहण करता है और उस जिसमें शिक्षा को किसी और जो भी व्यक्ति जिसको शिक्षा की आवश्यकता है उसको शिक्षा देने, उसको शिक्षित करने की योग्यता होती है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? शिक्षक कहलाता है। शिक्षक का दायित्व क्या है? शिक्षक का दायित्व यह है कि उसको जितनी भी नॉलेज उसने अपनी ज़िंदगी में जो हासिल की है वो सारी की सारी नॉलेज वो अपने पास ही पैक करके ना रखें, आगे जो उसके संपर्क में जो भी लोग आ रहे हैं उसको वो बांटें, ताकि जो गलतियां उसने अपनी ज़िंदगी में की है वो गलतियां कोई दूसरा आदमी ना दोहराए। यानी हम वैसे भी इस दुनिया में हम सुनते ही आए हैं कि भाई आदमी तो गलती करके ही सीखता है, आदमी तो एक गलतियों का पुतला है। हम ऐसे कहते हैं ना कि आदमी क्या है? गलतियों का पुतला है। आदमी गलती करता है, इट्स अ कॉमन थिंग, और गलती करके वो सीखता है। ये एक बहुत ही प्रचलित प्रथा है हमारे यहाँ पे। बट आदमी जो गलती करके सीखे वो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा या वो आदमी अच्छा कहलाएगा जो दूसरों की गलतियों से सीख के खुद वो गलती दोहराए नहीं? यदि हर आदमी एक फिक्स तरीके से चलेगा कि भाई हाँ मेरे को ये गलती कर करके सीखना है, तो फिर नई चीज़ कहाँ से आएगी? वो नई चीज़ तो कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि हर आदमी की जो हम देखते हैं तो हर आदमी की जो दिनचर्या है या जो डेली लाइफ है वो सेम ही रहती है लगभग। जैसे सुबह उठना, उसके बाद नाश्ता करना, खाना खाना, फिर काम पे जाना और शाम को घर आके वापस सो जाना। तो हर आदमी यही कर रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर स्मार्ट कौन कहलाएगा? स्मार्ट वो कहलाएगा जो अपने चारों तरफ जो भी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनको भी देख रहा है, साथ ही खुद को भी देख रहा है, और उनके द्वारा जो गलतियां की जा रही है उनसे वो खुद सबक लेके उन गलतियों को नहीं कर रहा है, वो आदमी स्मार्ट कहलाएगा। तो आपको कैसा बनना है, स्मार्ट बनना है या नॉर्मल, तो वो आप डिसाइड करें। तो शिक्षक का तो एक सामान्य कर्तव्य है कि उसके पास जो भी शिक्षा है, उसने जो भी ग्रहण की है, वो अपने शिक्षार्थियों को उतनी की उतनी, पूरी की पूरी, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी ही देवे, ज़्यादा थोड़ी बचा के रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा उसको अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए और पूरा का पूरा शिक्षार्थी को शिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर शिक्षार्थी का क्या? शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट। तो शिक्षार्थी का क्या कर्तव्य होगा भाई? जब शिक्षक अपनी सब कुछ लगाने के लिए रेडी है, उसको जितनी भी नॉलेज है वो सब आपको देना चाह रहा है, तो फिर शिक्षार्थी का भी कर्तव्य है कि वो अपने जो गुरु हैं, जो शिक्षक है, उसका सबसे पहले तो सम्मान करें। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कि एक गुरु को चाहिए क्या होता है भाई? सम्मान चाहिए होता है। सम्मान के भूखे हैं हम तो सम्मान यदि आप दे रहे हो तो आपको, हम जो भी हमारे अंदर है वो हम सब आपको लौटा देंगे आप पे। सम्मान के साथ साथ आज्ञाकारी होना चाहिए। आपके शिक्षक ने आपको कोई चीज़ बताई कि भाई ऐसे कर ले, तो यदि आपको गलत लग रही है तो आप उनको कह सकते हैं कि हाँ सर मेरी थिंकिंग अलग है, मैं इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना चाहता हूँ, वो ठीक है। अदरवाइज यदि आपको लग रहा है कि गुरुजी सही कह रहे हैं तो आपको उस आज्ञा का अच्छे से पालन करना चाहिए। मैं इस चीज़ को 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। जैसे मैं मेरी ज़िंदगी में, मैं 29 साल का हो गया हूँ, तो मैंने भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस देखे हैं छोटी सी ज़िंदगी में। तो अभी से लेके मेरे विद्यार्थी जीवन तक मेरी एक जो बहुत बड़ी खूबी रही वो ये थी कि मैं बहुत ही आज्ञाकारी था। मैं अपनी तारीफ अपने ही मुँह से कर रहा हूँ, हालांकि गलत है ये, बट हाँ मैंने हमेशा मेरे गुरुओं का सम्मान किया। जब भी मेरे को कोई गुरु दिख गया मैं उनको प्रणाम कर लेता, भले ही वो दिन में तीसरी बार ही क्यों नहीं, 3 बार दिखे तो 3 बार प्रणाम कर लेता। मुझे बिल्कुल इसमें हिचक ही नहीं होती थी। बार बार प्रणाम करने में बड़ा ही आनंद फील होता था, अलग सा आनंद महसूस होता था, और उनको भी आशीर्वाद देने में मज़ा आता था। तो उनसे एक अलग ही मेरा बॉन्डिंग बनी कि वो अलग, दूसरे जो विद्यार्थी थे उनसे थोड़ा मुझे ज़्यादा भाई महत्व देते थे, क्योंकि मैं उनके बार बार जाके दोग लगा था। वो जो भी काम बताते मैं उनको आज्ञा का पालन उनका करता ही था। तो मेरे विद्यार्थी जीवन से लेकर मेरी कॉलेज जो एजुकेशन रही उसमें मैंने ऐसे टीचर्स पाए जो मुझे मतलब हर चीज़ सिखा गए। और अभी देखो मैं आपके सामने एक लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ, और मेरी जीवन में मैंने जो सोचा था, हालांकि मैं एक
पायलट बनना चाहता था, बट वो तो नहीं बन पाया। बट हाँ, एक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक जगह पे मैं पहुंच चुका हूँ। अब मैं देखूं पीछे मुड़ के तो मुझे पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब जब मैंने जीवन की बातें स्टार्ट कर ही दी है, तो पहले मैं बात करना चाहूँगा कि भाई मेरे जीवन में एक शिक्षक, मैं सबसे बड़ा शिक्षक किसको मानता हूँ? तो मैं सबसे बड़ा शिक्षक मानता हूँ मेरे फादर को मानता हूँ। क्योंकि देखो, एजुकेशनल नॉलेज तो आप टीचर से ही लेते हैं अपने, बट जो जीवन में व्यवहारिक नॉलेज चाहिए होती है, वो व्यवहारिक नॉलेज कहाँ से मिलती है? अपने घर वालों से मिलती है। तो मैंने जो मेरे जीवन में जो व्यवहारिक नॉलेज थी, वो मेरे फादर और मेरे जो ब्रदर्स हैं उनसे सीखी। और हालांकि मैं उसी श्रेणी में आता हूँ कि गलतियाँ कर करके जो सीखने वाला व्यक्ति होता है, मैं भी उसी में ही हूँ, गलती कर करके ही सीखी हमने। लेकिन मेरे फादर ने मुझे जो एक चीज़ सिखाई हमेशा, उसको मैंने 100% दिमाग में बिठा के पालन किया। और वो बात इतनी सी थी, अ मैन कैनॉट जज बाय, इंग्लिश में ही बोला था उन्होंने कि बेटा ध्यान रखना, अ मैन कैनॉट जज बाय हिज मैन कॉम्प्लेक्शन। और ये उन्होंने क्यों कहा, उसका भी मैं कारण बताऊंगा अभी। अ मैन डज नॉट जज बाय हिज मैन कॉम्प्लेक्शन बट बाय हिज क्वालिटी, बट बाय हिज क्वालिटी। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मुझे अपना आप को सुंदर बनाने का बड़ा शौक था। अब वो क्यों था, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि उम्र ही ऐसी थी कि अपना आप को सुंदर दिखाना बड़ा ही अच्छा लगता था। उस समय इतनी समझ नहीं थी कि क्यों सज रहे, तो नए नए फेस वॉश लाना, नए नए कपड़े लाना, यही शौक हुआ करता था। तो हम बहुत मतलब चेहरे को चमकाने की बहुत कोशिश करते थे। तो एक दिन चमका रहे थे तो पिताजी ने देख ही लिया। तब उन्होंने ये बात कही कि कोई भी व्यक्ति उसके मेन कॉम्प्लेक्शन, यानी वो कैसा दिखता है, उसकी सुंदरता से नहीं जाना जाता है। किससे जाना जाता है? बट बाय हिज क्वालिटी। तो ये सुंदर मत बनो तुम अपने अंतरात्मा को सुंदर बनाओ, अपने अंदर के जो गुण है उनको निखारो। तब आप भले काले गलूटे भी होंगे, आपकी हाइट नहीं होगी, आप छोटी हाइट के भी होंगे, या पतले दुबले हैं, या बहुत ज़्यादा मोटे हैं, कैसा भी आपका जो रूप है, उससे दुनिया आपको नहीं पूछेगी। दुनिया आपसे किस लिए पूछेगी? यदि आपके अंदर क्या होंगी? क्वालिटीज़ होंगी। यदि आपने अपने अंदर कोई क्वालिटीज़ ही उत्पन्न नहीं करी और आप सजने में इसमें ही रह गए, तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा बेटे। तो मैंने इस चीज़ को लिया। उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसे दिखता हूँ, मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ। तो उस दिन के बाद एक जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया। और ये जो अलग पथ था जिस पे हम भटकने जा रहे थे, वो एज ही ऐसी थी कि कभी भी भटक सकते थे। तो वहाँ से हमने, मेरे पिताजी ने एक लाइन से हमको वापस सही रास्ते पे लेके आ गए। और यहाँ से हमने सीख ली कि भाई हमने क्या बनानी है, अपने अंदर क्वालिटीज़ उत्पन्न करनी। क्वालिटीज़ कैसे उत्पन्न होगी, क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है? भाई अपन के आइडियल बंदे तो है नहीं, तो क्वालिटीज़ क्या हुए? तो सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि आप विनम्र बने। आप जिससे भी मिले, आपके मुंह से 2 शब्द निकले तो उसको मजा आ जाना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने एक चीज और सिखाई थी मेरे को कि आप कुछ भी बोलते हैं तो आपकी जो ये टंग है ना, यहाँ पर सरस्वती निवास करती है। आप जब बोलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी निकलती है वहाँ से। आप किसी व्यक्ति से जब मिल रहे हैं तो आप कैसा बोल रहे हैं, उससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी जज हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी जज किससे होती है? एक तो उसकी टंग और दूसरे उसके शूज। मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि आदमी की पर्सनैलिटी को जज किया जा सकता है सिर्फ उसके 2 शब्द और उसके जूतों को देख के। यदि आदमी एकदम क्लीन शूज पहन के आया है, भले उसने कपड़े कैसे पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले फटे हुए पहनो, लेकिन शूज उसके बहुत ही, मैं शूज ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि एडिडास के पहनने या बड़े बड़े ब्रांडेड पहनने, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। कोई से भी शूज हो, बस साफ होने चाहिए। जैसे आप लेदर शूज हैं तो आप पॉलिश करके आए, यदि आपके कोई स्पोर्ट्स शूज है तो वो धुले हुए हो, ऐसा नहीं है कि वो धूले जम रहे हो, उसमें होश ही नहीं है। आप शक्ल को तो इतना चमकाए, जूते आपके धूल लग रही, ये कही कि आपको साफ साफ आपकी पर्सनैलिटी जज हो जाएगी, ये लड़का बहुत लेजी है, इसको अपने जूतों का ही परवाह नहीं है, ये शक्ल क्या चमका क्या है भाई, इसका मतलब इस लड़के में कोई क्वालिटीज नहीं है। तो एक तो शूज आपकी पर्सनैलिटी बताता, साथ ही आपकी टंग। तो आप जब किसी से मिलते हैं तो आप उससे किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार होता है आपका, तो आपकी व्यवहारिकता कैसी है लाइफ में, आप लोगों से किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, वो डिपेंड करता है, वो बताता है आपकी क्वालिटीज को। तो पहली क्वालिटीज तो क्या है कि बहुत विनम्र बने। दूसरी क्वालिटी, आपको स्वहित के साथ दूसरे के हित का भी थोड़ा सा तो ध्यान होना ही चाहिए। भाई देखो,
आप ऐसा नहीं है कि भाई देखो कलयुग अपनी चरम पराकाष्ठा पे है, यदि हम यहाँ पे जैसे एक तरह का सज्जन व्यक्ति बनना चाहें कि वाह ठीक है अपना तो नुकसान हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, इसका नुकसान नहीं होने देंगे, तो ये अभी नहीं चलता है। खुद का तो हित देखना ही है, सबसे पहले देखना है कि भाई हाँ मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही मैं जो कर रहा हूँ उसके साथ उसके कारण किसी और का नुकसान ना हो। तो ये इस तरीके की जो थिंकिंग है अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि ऐसी थिंकिंग आजकल हम नहीं देख रहे। लोग जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोग जो नई जनरेशन आ रही है उनके अंदर इस चीज़ की बहुत कमी है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे हम देखते हैं किसी को कोई पीट रहा है रोड पे, तो लोग उसको छुड़ाने की बजाय क्या कर रहे हैं, उसके वीडियो बना रहे। तो उनमें जो सहिष्णुता और जो ये अंदर एक भावना होनी चाहिए ना, वो भावना खत्म होती जा रही। तो वो भावना आपके अंदर उत्पन्न करें, तो ये आपकी सेकंड क्वालिटी कहलाएगी। थर्ड क्वालिटी, होशियार बने। होशियार किस में बने? एजुकेशन में ही बने क्या होशियार? अरे होशियार तो हर चीज में होना चाहिए। कोई आपको बेवकूफ़ बना गया, फिर इससे आपसे बड़ा मूर्ख कौन? फिर तो आप अपने आप को इस तरीके से बनाए कि कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। कोई आपसे आके तारीफ कर रहा है आपकी, आप तारीफ कर रहे हैं, आप मजा, आपको इतना मस्त लग रहा है यार ये तो मस्त आदमी है, इतना मजा आ गया यार, इतनी बढ़िया बढ़िया तारीफ करता है मेरी, भले उसके पीछे तारीफों के पीछे उसका स्वार्थ हो। अब जैसे मैं कल की बात बताऊं, कल मैं अजमेर गया था, MDS यूनिवर्सिटी में मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने थे मेरे फ्रेंड के लिए। तो वहाँ हमने देखा कि बहुत लच्चर व्यवस्था थी, 3-4 घंटे हमको बिठाए रखा, और जो रसीद काटते हैं वहाँ 11 बजे, वो रसीद 3 बजे तक भी नहीं काटी गई थी। तो हम बड़े परेशान थे, हम सोच रहे थे अभी काटेंगे काटेंगे, हम वेट कर रहे थे बहुत ही पेशेंस के साथ। बट जब पेशेंस खत्म होने लगा तो हमको समझ में आ गया कि अब सीधी उंगली से तो घी निकलेगा नहीं, अब टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो जब टेढ़ी करने के लिए हम जो उच्च अधिकारी थे, आला उच्च अधिकारी, उनके पास शिकायत लेके पहुंचे, तो वहाँ पर उनसे जब मैंने शिकायत में जब उनको बोला कि जब मैंने उनको बोला कि भाई आपके वहाँ पे काम ही नहीं कर रहे, तो उन्होंने भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, और बस हाँ हल्का सा सांत्वना दे दी कि आप पूछो हो जाएगा। लेकिन आधा घंटा बीतने के बावजूद भी कुछ कार्य नहीं हुआ। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे हर इंसान सम्मान का भूखा है। अब ये काम करवाना है तो इनको इनकी तारीफ कर करके ही काम निकलवाया जा सकता है। तो फिर मैं वापस वहाँ पे एक फाइनेंस ऑफिसर थे, FO साहब, वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके मैंने बोला सर देखो अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और सब लोग मुझे यही कह रहे हैं कि सिर्फ FO साहब ही ऐसे आदमी हैं जो आपके काम करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस MDS यूनिवर्सिटी में FO साहब ही एकमात्र ऐसा आदमी है जो आपका काम करवा सकते हैं। बस उनको यही सुनना था, और जबकि मेरे को किसी ने नहीं बोला था ऐसा, मैंने तो यूं ही उनकी तारीफ कर दी। तो उनको वो फील हुआ कि यार मैं किसी पोस्ट पे बैठा हूँ, यदि मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं बोलूँगा तो हो जाएगा। तो उनको लगा कि मैं करवा सकता हूँ, और बस एक फ़ोन की ज़रूरत थी। उन्होंने एक फ़ोन किया, जो सर्वर डाउन का बहाना 4 घंटे से बनाया जा रहा था, वो सर्वर अपने आप चालू हो गया। 11 बजे की रसीदें 3 बजे कटी, और हमारा काम भी हो गया। चलो, लेकिन ये चीज़ है कि आदमी को सम्मान की आवश्यकता है तो उसे सम्मान दे, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं कि भाई झूठ ही बोले, लेकिन मैंने तो देखो परिस्थिति के हिसाब से बोला। तो आपके अंदर बुद्धि किस समय किस तरीके से बिहेव करना है, इस तरह की आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि भाई परिस्थिति के हिसाब से हमें कैसे बिहेव करना होता है। तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आप अपने अंदर लाएं। तो ये तो था मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया ज्ञान, अभी तो वो यहाँ पे नहीं है, चलो आप लोगों के माध्यम से उनका जिक्र हो गया। शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी समय भी हो गया है लेक्चर स्टार्ट किए हुए, पता नहीं आप आगे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब लेक्चर को अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले तो इसको हिंदी में ध्यान होना चाहिए कि भाई इसको क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, विद्युत विभव कहते हैं। कोई भी चार्ज, हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो हमने सीखा कि कोई चार्ज यदि किसी स्पेस में पड़ा है, अब यदि मैं चार्ज बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, Q। अब ये स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैपिटल Q यदि कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का एक इफेक्ट देखा कि हर इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि रेस्ट में होता है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगा जब इसकी कुछ सफिशिएंट वैल्यू होगी। जैसे हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q0, तो हमने बोला Q0 के चारों तरफ ऐसा फील्ड नहीं होता क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, लगभग
एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है उतना इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक सफिशिएंट सोर्स चार्ज की बात कर रहा हूँ जिसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या ये चार्ज सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही शो कर रहा है? और साथ ही में ये भी कहा मैंने अभी कि रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या मोशन करेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? होगा भाई, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। बट वो जब मोशन करेगा तो कुछ और चीजें भी अपन को वहां देखने को मिलेगी, वो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म में। अभी फिलहाल हमारे रेस्ट में ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा और क्या क्या इफेक्ट ये दर्शा सकता है? तो एक जो इफेक्ट है वो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यही हमें आज पढ़ना है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि कोई भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप कोई दूसरा चार्ज, देखो यहाँ कैपिटल क्यू लिया तो यहाँ छोटा क्यू लेना सही रहेगा ताकि अलग अलग हो जाए। तो कोई दूसरा चार्ज जब मैं लेके आता हूं तो क्या होगा? ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? या तो अट्रैक्ट या फिर रिपेल। यदि दोनों ही धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल कर दिया, फोर्स कैसा लगाया? रिपल्सल क्या लगाया? कब? जब आपने स्मॉल क्यू चार्ज को उठा के यहां लाया। कहां लाया? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब रिपेल करने लगा तो क्या ये चार्ज इसके अंदर आ पाएगा? ये तो नहीं आने देगा। मुझे तो ये लगता है कि भाई ये रिपेल कर रहा है तो कहां से आएगा? और यदि ये पावरफुल चार्ज है तो बिल्कुल नहीं आने देगा। लेकिन उसके बावजूद हमको इसको इसमें लेके आना है। तो हमें लेके आना है तो इस वाले फोर्स के अगेंस्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं कह दूं कि जितना फोर्स ये वाला इसको धक्का लगा रहा है ना, उतना ही फोर्स मैं इसके अगेंस्ट लगा देता हूं, उतना का उतने। तो क्या होगा? ये रिपल्सन खत्म, ये आपका चार्ज उठ के कहां जाएगा? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? फोर्स लगा रहे हैं। किसके अगेंस्ट में? उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। किस डायरेक्शन में? यदि वो इधर लग रहा है तो इधर, और खींच रहा है तो फिर तो एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, वही फोर्स हमारा काउंट हो जाएगा। तो हम फोर्स लगा रहे हैं, साथ ही फोर्स लगाने से क्या उत्पन्न हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। भाई इस चार्ज को आपने डिस्प्लेस किया एक जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरी जगह पर। अभी तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से उठा के यहाँ लाए। अभी आप ऐसे भी तो कह सकता हूं कि यहां से उठा के और इधर ले आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठाकर ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में सीखा कि वर्क डन होता है। तो आप ओवरऑल कर क्या रहे हैं? एक वर्क कर रहे हैं। किसके लिए? किसी चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के लाने के लिए, या ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उठा के रखने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन आपको यहाँ करना पड़ रहा है, ये एक्स्ट्रा वर्क डन ही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो बड़ी सिंपल चीज है कि किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप कोई दूसरा चार्ज लेके आना चाहते हैं तो आपको कुछ वर्क करना ही पड़ेगा। तो उस वर्क और उस चार्ज जो आप चार्ज लेके आए उसका जो रेशियो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी तो हम एक बैटरी लगाएंगे और बैटरी का जो वोल्टेज होगा उसको भी हम V से ही लिखेंगे, और वहां पर वो जो वोल्टेज है उसको हम जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस से, जो कि इसी का ही भाई है। तो हम अब स्टार्ट कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन अब हम लिख लेते हैं। तो देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन लिखने से पहले हम एक काम इजी वे में करते हैं कि हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं विभवांतर, विभव में अंतर। पोटेंशियल का मतलब होता है विभव और डिफरेंस से मतलब अंतर, विभवांतर। तो मैं लिख सकता हूं द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज की वैल्यू कैसे ले ली? 1 कूलम्ब चार्ज है। अ यूनिट चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें उठा के रख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसके?
इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज, जो सोर्स चार्ज है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर हम किसी चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा के रख रहे हैं, तो द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव मतलब मूव कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, किसको, यूनिट चार्ज को, फ्रॉम एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट, किसी भी स्थान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। देखो अगेंस्ट, आगे थोड़ा सा और इसको स्टैंडर्ड कर देते हैं, अगेंस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। किसके अगेंस्ट करेंगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दूं मैं यहाँ पे, सिंपल, रिपल्सन अट्रैक्शन कैसा भी हो सकता है। तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। देखो जब आप मूव करा रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, एक्सेलरेशन उसमें उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन क्लियर है? इसको आप डायग्राम बना के फिर समझे, यहाँ पर आप डायग्राम बना ले नोट्स में। जैसे ये कोई कैपिटल क्यू चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सर्किल बना के बताया आपको, और यहाँ कोई पॉइंट है ए और यहाँ कोई पॉइंट है बी। तो आप क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट से उठा के, बी पॉइंट पे कोई स्मॉल क्यू चार्ज है तो बी पॉइंट से उठा के आप ए पॉइंट पे इसको उठा के लेके आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, जिसको हम डिफाइन किससे, जो रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वी से करेंगे, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी है और ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए है। तो यहाँ से उठा के यहाँ लाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वी बी माइनस वी ए, ध्यान से देखिए, और सॉरी इसको आप बी से ए ला रहे हैं तो आप इसको उल्टा लिखें, वी ए माइनस वी बी। कारण क्योंकि जो चार्ज, जो पॉइंट सोर्स चार्ज से जितना नजदीक होगा उस पर पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ वी ए बड़ा है वी बी से, और हम घटाते किसमें, हमेशा बड़े से छोटे को ही, इसलिए वी ए माइनस वी बी। और ये किसके इक्वल होगा, उस वर्क डन के, यानी W के, और आप जिस चार्ज को लेके आए थे। यानी आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस की जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर W अपॉन क्यू। जब कब, जब आप Q पॉइंट बी पॉइंट से कहाँ लेके आए हैं, ए पे। यदि आप ए इधर लिख देंगे और बी इधर लिख देंगे तो फिर यही क्या कहलाएगा, वी बी माइनस वी ए कहलाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बी से उठा के कहाँ लेके आए, ए पर। और वी ए माइनस वी बी क्यों किया है, फिर ध्यान से सुन लो, ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए बड़ा है किससे, बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी से। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इसके ज्यादा नजदीक है। अब ये ज्यादा नजदीक होने से क्यों ज्यादा है, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। फिलहाल आप ध्यान से समझ लो कि वी ए बड़ा है वी बी से, इसलिए मैंने लिखा वी ए माइनस वी बी बराबर W अपॉन क्यू। तो द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज against a electrostatic force without acceleration is called potential difference, and it is written by Va minus Vb is equal to W upon Q. तो what is the unit of potential difference? यूनिट देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इसकी। एक क्वेश्चन आरबीएससी के अंदर 1 नंबर का ऐसे ही पूछा गया था कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जूल पर कूलाम होती है। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जूल पर कूलाम होती है। तो बच्चों को आंसर देना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों की एक ही यूनिट होती है। तो देखो कैसे जूल पर कूलाम इसकी यूनिट होती है। तो हमारे को यहाँ फॉर्मूले में क्या मिल रहा है, वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, साथ ही एक साइंटिस्ट हुए एलेसेंड्रा वोल्टा, उनके सम्मान में भी इसकी यूनिट है जिसको हम कहते हैं वोल्ट। जिसको क्या कहते हैं, वोल्ट। इससे आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे, यानी जूल पर कूलाम ही वोल्ट कहलाता है। ये आपको याद होना चाहिए। और ये जब आप याद कर ही रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे दूसरे, तो मैं आपको वहां जूल को कन्वर्ट करवाऊंगा कूलाम इनटू वोल्ट में। यानी किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, कूलाम इनटू वोल्ट में। और वहां आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, सॉरी
कूलम इंटू वोल्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं वहां हम निकालेंगे, तो वहां आपके सामने आएगा 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल होता है। तो वहां इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये वोल्ट लिखा है तो ये वोल्ट, तो CV बराबर किसके है, CV C इंटू वोल्ट किसके है, जूल के, तो यही क्या बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6। इस तरीके से हमें इनका यूज करना होगा। तो जूल पर कूलम क्या है, वोल्ट है, तो जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट है, या वोल्ट पर जूल पर कूलम, कैसे भी इसको याद करो, याद कर लो। डायमेंशन फॉर्मूला भी इसमें पूछ लेता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो डिफाइन तो मैं यहाँ पे नहीं मिटा रहा हूँ, ये इधर से मिटा देता हूँ, क्योंकि हम यही डिफाइन मेरे को अगले टॉपिक के लिए चाहिए। तो देखिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ध्यान से समझे डायमेंशन को। यदि आपको इस वीडियो की स्पीड स्लो लगती हो तो आप 1.25 पे करके देख सकते हैं। यदि आप क्विक लर्नर है और आपको ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप इसको बाकायदा 1.25 की स्पीड पे देखें, आपको समझ में आएगा। देखिए आगे, जूल, यहाँ पे वर्क डन जो है इसकी यूनिट होती है जूल, और जूल की डायमेंशन हमको पता है क्या होती है, m1L2T-2 अपॉन चार्ज यहाँ पर है आपके सामने, और चार्ज की जो डायमेंशन है वो है A1T1। क्यों, क्योंकि चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम, और करंट की यूनिट या डायमेंशन क्या होती है A1, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है T1। तो अब आप इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए T1 ऊपर जाएगा, T-3 हो जाएगा, A1 ऊपर जाएगा, A⁻⁻1 हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ऊपर देखें तो m1L2T-3A-1। अब कोई बोल रहा है सर मेरे को तो जूल की नहीं पता, m1L2T-2, तो भैया 11th क्लास में लेक्चर्स बना रहे हैं, उनको भी देख लो, वहाँ सीख लो कि कैसे कोई भी वर्क या कोई भी एनर्जी की जो डायमेंशन है m1L2T-2 आती है, वहाँ सीखे आप। बाकी आप यहाँ पे डायरेक्ट m1L2T-3A-1 डायमेंशन फॉर्मूला याद करें किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक छोटा सा अंतर है, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला सब सेम है, बस एक छोटा सा अंतर, वो क्या कि आपको चार्ज को B पॉइंट से नहीं लाना है, आपको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रखना है, आपको इसको बाहर से लाना है। आपको चार्ज को कहाँ से लाना है भाई, बाहर से लाना है, और कहाँ लाना है, किसी पॉइंट A पे लाना है इलेक्ट्रिक। अब आप कहाँ से ला सकते हैं, तो अब यहाँ पर भाई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20, तो अब इतनी कंजूसी क्यों करनी, पूरा बंजे से ही लो, तो इनफाइनाइट से ले आओ। कहाँ से ले आओ, इनफाइनाइट से उठा के लाना है किसको, क्यू चार्ज को। कहाँ पर, इस कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए पर। तो द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यहाँ क्या आ गया, एनी पॉइंट क्यों आएगा अब यहाँ, फ्रॉम इन्फिनिटी, देखो भाई डेफिनेशन ऐसी बनेगी, टू एनी पॉइंट, टू अदर पॉइंट नहीं आएगा, अब यहाँ क्या आएगा, एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज against electrostatic force without acceleration is called electric potential। तो यूनिट डेफिनेशन सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस पॉइंट बी की जगह आपको इन्फिनिटी लिखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके सामने आ गया कि वह कार्य जो किसी आवेश को अनंत से किसी स्रोत आवेश के किसी बिंदु ए पर लाने में किया गया है, आवश्यक है, वही कार्य क्या कहलाएगा, आपका विद्युत विभव कहलाएगा। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, कहाँ से लाए, बी से लाए क्या आप, नहीं बी से नहीं लाए आप, कहाँ से लाए भाई, इन्फिनिटी से लाए। तो इन्फिनिटी से लाए कहाँ पर, ए पे लाए, ए पर विभव ज्यादा होगा पोटेंशियल, इन्फिनिटी पे विभव कम होगा, वो दूर है, तो वहां कितना होगा। तो यहाँ पे लिखा वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि भाई वी इन्फिनिटी है कितना, तो वी इन्फिनिटी यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, अनंत पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। भाई आप सोचो ना, अनंत पे पोटेंशियल 0 क्यों होगा, आपका थोड़ा दिमाग काम कम कर रहा होगा। तो एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पे कि वी का एक फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन
इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। आर यहाँ पर वो दूरी है जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। आप कहां से चार्ज लेके आ रहे हैं वो आपके यहाँ पे आर है। तो आर यदि मैं कह दूं कि भाई इन्फिनिटी है, आर कितना है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा है इन्फिनिटी पे, आर बराबर कितना ले लूं इन्फिनिटी, तो ये के क्यू अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। और अपॉन में इन्फिनिटी आने का मतलब हो गया 1/0, 1/0 जीरो ऊपर आ जाएगा तो के क्यू इंटू 0/1, यानी ये टोटली क्या हो गया 0। तो अनंत पे इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, आपको याद रखना है। तो इन्फिनिटी वी इन्फिनिटी बराबर 0 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर वी इन्फिनिटी को कितना 0, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ देखिए यूनिट को मैं मिटा देता हूँ। तो मेरे पास वी ए कितना आ गया, वी ए माइनस 0, देखो इन्फिनिटी 0 हो गया और ये वो का वही रहा W/Q। तो क्या यहाँ पर अब डिफरेंस निकाल रहे हैं हम? नहीं, डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं, ये वाला तो 0 हो गया। तो ओवरऑल इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आपको ये दे रहा है। यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी ए को आप मान लीजिए कि ये वी ए क्या है, वी है, अब नॉर्मल मान लीजिए वी है, तो वी बराबर आपके पास में क्या आ गया W/Q। तो आपके पास सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। वो था वी ए माइनस वी बी, ये है वी ए माइनस वी इन्फिनिटी जो कि 0 होता है, इसलिए वी ए बराबर W/Q। और वी ए को छोड़ दो, कोई सा ही पॉइंट हो सकता है। हमने यहाँ पे कोई ए पॉइंट तो लिखा नहीं, हमने क्या लिखा एनी पॉइंट, तो कोई सा ही पॉइंट हो सकता है, इसलिए ए को हटा दो, वी मान लो, तो वी बराबर क्या आ गया W/Q। तो मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? अरे इसकी यूनिट तो कोई फॉर्मूला बदला क्या राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में नहीं बदला, वो का वही है। तो जूल पर गुलाम ही होगी या फिर वोल्ट कह देंगे। और क्या डायमेंशन फॉर्मूला बदलेगा? नहीं, वो का वही रहेगा। तो बस ये तरीका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस तरीके से आप याद कर लें, या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम any point to other point in a electric field of source charge with against electrostatic force without acceleration is called potential difference। और डेफिनेशन आप याद करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और एक चीज फिर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने उधर जो यूनिट याद करी कि जूल बराबर क्या होता है C इंटू वी, उसी तरीके से एक चीज फिर याद कर लो कि W बराबर क्या होता है QV। यहां से देख लो आप, W बराबर क्या हो गया QV, और ये W क्या है वर्क, W क्या है वर्क डन, और वर्क डन किसके बराबर है QV। और हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क ही किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर वाला चैप्टर नंबर आपके जो पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, तो वहां जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आप डेल्टा के बराबर क्या लिखेंगे, QV लिखेंगे वहां पे, आपको याद रखना ही। अब ये देखो रिलेशन देखिए, सेकंड चैप्टर का सीधे 12th चैप्टर से रिलेशन है, सॉरी 11th चैप्टर है CBSE में, तो 11th चैप्टर में रिलेशन यहां से उठेगा। तो मैं आपको यदि यही याद नहीं होगा कि W बराबर QV होता तो वहां क्या खाक लिखेंगे, तो फिर वहां कैसे आएगी एनर्जी। तो हर कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसकी एनर्जी इस W से ही निकलेगी, और W कितना है QV, तो एनर्जी भी कितनी है QV, क्योंकि वर्क ही क्या है एनर्जी है, तभी तो इनकी डायमेंशन यूनिट क्या है सेम है। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं ये सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला आप याद कर ही लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी जो V बराबर KQ/R का जो फॉर्मूला मैंने लिखा, इस फॉर्मूले को डिराइव कराना सीख लेते हैं। ये क्या क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो बहुत कम चांस है, लेकिन ये आपको नहीं आता है तो अगला टॉपिक नहीं आएगा, इसलिए आपको इसको पढ़ना ही है। तो हमको बेस बनाना है अभी, तो आपको अभी ये दिमाग नहीं लगाना है कि एग्जाम में क्या आएगा। एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं बच्चों कि एग्जाम में कैसे नंबर लाया जाए। एक होता है ना कि भाई बॉडी बनानी है, तो बॉडी बनाने के लिए क्या एक ही दिन ठूस लेंगे तो क्या बॉडी बन जाएगी क्या? एक दिन ठूसने से तो पेट खराब हो जाएगा, अगले दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे और कुछ खाने लायक नहीं रहोगे। यानी एक साथ नहीं हपटना, नॉलेज धीरे धीरे लेनी होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में लेनी होती है।
आप क्या करें, सबसे पहले अपना बेस बनाओ। बेस कैसे बनाए कि एक बार ये जितना भी सिलेबस है उसके गो थ्रू होए, आप इसको पढ़ें, आप नोट्स तैयार करें। आपका टारगेट होना चाहिए कि लास्ट दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, वैसे तो अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए, लेकिन दिसंबर तक दी छूट, दिसंबर तक आपके टोटल कोर्स का मतलब आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, और साथ ही आपके जो भी नोट्स है एक बार आपकी आंखों के नीचे से निकल जाने चाहिए। मैंने बोला आंखों के नीचे से निकल जाने, मैंने ये नहीं बोला कि आपको याद होना चाहिए, याद नहीं करना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सी चीज कैसे हो रही है। अब जैसे दिसंबर तक आपका ये कंप्लीट हो गया, अब आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। एग्जाम की तैयारी के लिए क्या चाहिए, 2 महीने खूब है, जनवरी फरवरी खूब है। कैसे, कोर्स आपको आता है पूरा, आपको लर्न ही तो करना है। आप पढ़ेंगे आपको तुरंत लर्न होगा यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ रखा है, लेकिन आपने अभी लर्न करने की कोशिश की तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे और सारे समझ में नहीं आएंगे। आप क्या करेंगे कि चैप्टर में 2-3 चीजें तो बढ़िया याद कर लेंगे, बाकी चीजें कौन करेगा। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक चैप्टर में कितने टॉपिक है सब पता होना चाहिए, कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, सारी चीजें जब क्लियर होगी तब जाके आपके नंबर आएंगे। अदरवाइज क्या होगा, जो सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा ना उसको आप पढ़ के भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा पूछ क्या रहा है। तो ये तरीका है कि छोटे छोटे स्टेप्स में धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाई जाए। तो हम बेसिक तैयार कर रहे हैं हमारे फिजिक्स का। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट चार्ज मैंने यहां लिखा, तो मैं आपको यहां पे यदि सोर्स चार्ज लिख दूं तो भी कोई अंतर है क्या। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कोई सोर्स चार्ज है उसको हम पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं। जिस चार्ज का आकार उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है उस दूरी के कंपैरिजन में यदि बहुत छोटा है तो वो चार्ज एक पॉइंट चार्ज कहलाएगा, और चूंकि उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो एक सोर्स चार्ज भी कहलाएगा। तो हम यहाँ पे एक सोर्स चार्ज लेके चल रहे हैं। कौन सा चार्ज है ये, कैपिटल क्यू, जिसको हमने क्या नाम दिया है, आप यहाँ लिख ले छोटा सा कि ये सोर्स चार्ज। आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सब इसका ही निकलने वाला है। अभी जो चार्ज मैं इधर से उठा के लेके आने वाला हूँ, उसका कोई पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हैं, उसका कहीं का निकाल रहे हैं अपन, तो किसका निकाल रहे हैं, इस सोर्स चार्ज का, उस पर कितना पोटेंशियल है वो निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। वर्क डन आप जो कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के। भाई उसको तो लाना है, उससे कोई लड़ना नहीं है हमारे को। जो चीज निकल रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो किसकी होगी, कैपिटल क्यू की होगी। यदि यहाँ मैं स्मॉल क्यू लिख दूं तो फिर मेरा जो फॉर्मूला आएगा उसमें भी स्मॉल क्यू का ही निकलेगा। अभी थोड़ी देर बाद हम इसको समझेंगे और मैं बताऊंगा कि वो जो इधर से चार्ज आया था वो कैसे कट जाएगा। आगे देखते रहिए, जुड़े रहिए। माना कि कैपिटल क्यू चार्ज के चारों तरफ एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस फील्ड में कोई पॉइंट है पी। माना कि इस फील्ड में कोई पॉइंट है पी, जहां मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस चार्ज। फिर ध्यान रहे इसकी दूरी मैंने मान ली कितनी है, आर है। अच्छा, कुछ दूरी पे यहां से लेके यहां तक तो दूरी कितनी मान ली बच्चों, आर मान ली। कुछ थोड़ी सी दूरी पे 2 पॉइंट और मान लिए मैंने, ये लो, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। और बी और ए पॉइंट की खासियत देखो कि बी ए पॉइंट तो इससे कितनी दूरी पे स्थित है, एक्स दूरी पे स्थित है। किससे, आपके पॉइंट ओ पे जो चार्ज पड़ा है कैपिटल क्यू उससे। और ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है। यहाँ पे ए और बी बहुत ज्यादा दूरी पे स्थित नहीं है, ये कितनी दूरी पे स्थित है, dx मतलब बहुत छोटी सी दूरी है। मान लिया इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वीबी है। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, इसको मिला दूं। अब आपका जो चार्ज है वो यहाँ पड़ा है, किस पे पड़ा है, पॉइंट बी पे पड़ा है। और अभी आपको इसको उठा के क्या करना है, यहाँ पर ए पे लाना है। तो आपके इस चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर। और आपको डिस्प्लेसमेंट किधर कराना है, इधर। क्या आपको फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन समझ में आती है। फोर्स की डायरेक्शन उधर है, रिपेल करेगा तो उधर ही लगेगा फोर्स तो। और डिस्प्लेसमेंट आप किधर कराना चाह रहे हैं, ए से बी से ए की तरफ, यानी dx इधर। मुझे बता दो थीटा कितना है इनके बीच में, बिल्कुल 180 डिग्री थीटा है यहाँ पे, बिल्कुल आपको ध्यान पड़ जाएगा ये। तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन उधर है और dx वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, और दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इनको वेक्टर भी लगाया जा रहा है। ये वेक्टर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ये इधर, ये तीर तो इसको इधर के लिए बता रहा है और वेक्टर का साइन तो उधर ही लगेगा।
थीटा 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चित्र बना। और ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हो रहा है। ये काम कहाँ हो रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब ये चित्र आपके समझ में आ गया हो तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज लिखना। तो लैंग्वेज लिखने के लिए जगह चाहिए, तो जगह के लिए अपन को साइड में इधर करना पड़ेगा काम। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे जगह बना देता हूँ तो अपन इसको कर पाएंगे। चित्र ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। तो यहाँ पे आप लिखिए द वर्क डन टू मूव the work done required to move a unit charge। देखो यहाँ पे चार्ज जो Q है इसको मैं Q नॉट लिख देता हूँ, तो मैं इसको टेस्ट चार्ज कह दूंगा फिर, ताकि इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहे। तो टू मूव अ टेस्ट चार्ज आप समझ गए होंगे Q नॉट फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कितना सा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx इज गिवन बाय। बच्चों आपको यदि इस वीडियो में नहीं दिखाई दे ये शब्द तो मैं बोल तो रही हूँ, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से लिख लीजिएगा कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज गिवन बाय। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx को करने के लिए किया गया कार्य वर्क डन कितना होगा, तो छोटा सा वर्क डन होगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा वर्क डन dw। और फॉर्मूला बताओ वर्क का क्या होता है, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खोल दीजिए, स्केलर प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आ जाएगा F dx cos थीटा, और थीटा कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, माइनस F dx। अब ये माइनस क्यों आ गया, अरे भाई cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो dw बराबर कितना आ गया, माइनस एफ डी एक्स। तो यहाँ आप लिखना चाहे तो मेरे जगह का मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना कोस 180 डिग्री तेरी वैल्यू कितनी, -1। और इसको इक्वेशन 1 दे ही देता, लेकिन मेरे को यहाँ पे ये फोर्स को भी खोलने की इच्छा है। और फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब फोर्स का हम जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे बताओ हमारा चार्ज यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, Q नोट पे आ गया, और ये वाला चार्ज इस पे क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था। तो वो फोर्स कितना होगा, तो मैं यह लिखती हूँ कि फोर्स बराबर कितना है, के कौन सा चार्ज, कैपिटल Q किस पे लगा रहा है, Q नोट पे। अरे दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है इसकी R नहीं है x है, तो ये कितना है भाई x स्क्वायर नहीं आएगा, x स्क्वायर आता है तो x स्क्वायर ही लिखना, लिख दो इसको। तो dw बराबर कितना आ गया, माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ क्या आ गया dx। और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा हूं dw बराबर माइनस के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड था उसको निकाला। अब मुझे क्या इतना छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट करना, नहीं मुझे इतना छोटा नहीं करना, मुझे कितना करना है, इस चार्ज क्यू नॉट को उठा के सीधा पी पे लाना था। और जब पी पे लाना था तो मुझे वर्क स्मॉल नहीं करना पड़ेगा, मुझे वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करना पड़ेगा, क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे वो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा कि इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कहां से लाना है, बी पॉइंट से पी पे लाना है। सो टोटल वर्क डन, देखो लैंग्वेज देखो आप, बहुत कम लैंग्वेज लिखता हूं मैं, लेकिन जितने लिखता हूं उससे अपना काम हो जाएगा। सो टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव a test charge at r distance from source चार्ज से r डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करने के लिए, मूव करने के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करें, इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन कर दो, आपको मिल जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन कर दो इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 क्या है, dw बराबर इंटीग्रेशन, उधर कितना है माइनस के कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट एक्स स्क्वायर dx। कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिट भी लगा दो इसकी। तो टोटल वर्क डन तो कितना हो जाएगा, dw का वैल्यू w हो जाएगा ये, तो
और इसकी यूनिट लगा दो कि कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो आप, 0 से O से कितनी दूरी पे ले जा रहे हैं आप भाई, दूरी x थोड़ी है, अब दूरी आपकी 0 से r है, दूरी कितनी है आपकी 0 से r है। तो ये आपके सामने लिमिट आ गई। लिमिट आपको इंटीग्रेशन में सीखने को मिलती है, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे लिमिट हम लगा लेते हैं ताकि एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो कि c होता है उससे हम बच जाएं। तो ये लिमिट लगा दी। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ पे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, तो अब हमारा काम हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो W कितना आ गया बच्चों, यहाँ से देखो माइनस बाहर निकलेगा, K बाहर निकलेगा, Q बाहर निकलेगा, Q नॉट भी बाहर निकलेगा। अरे इन पे थोड़ी ना ऑपरेट करेगा, dx है तो x पे ही करेगा, तो इनको हटा दो बाहर। तो अंदर क्या बच गया, 0 से r 1/x² dx, 1/x² dx। इसका इंटीग्रेशन याद ही नहीं है, अरे कब याद करोगे रे। 1/x² dx की वैल्यू होती है -1/x प्लस c। और बच्चों प्लस c हमें नहीं लगाना है, हमारे पास लिमिट है, तो हमारे को सिर्फ -1/x लिख के उस पर लिमिट अप्लाई करनी है, बस इतना ही काम है हमारा। तो W बराबर कितना आ गया, -k q नॉट, अंदर आ गया -1/x, लगाओ लिमिट, अपर लिमिट अपर, लोअर लिमिट लोअर, माइनस को बाहर निकालो, लिमिट इस माइनस पे थोड़ी लगानी है, लिमिट x पे लगानी है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k q नॉट, और अंदर क्या बचेगा, पहले लिखो एक बार r, x की जगह क्या लिखो r, और दूसरी बार क्या लिखो 1/, अरे ये क्या हो रहा है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक मिनट इसका इंटीग्रेशन वापस चेक कर लेते हैं अपन। x⁻² dx, x⁻² + 1/-2 + 1। अरे सॉरी अपन इसका तो सब काम सही किया, लिमिट ही गलत लगा दी। आप कहाँ से लेके आए बेटा, 0 से r थोड़ी लेके आए, आप तो इन्फिनिटी से r लेके आए ना। आपके वो चार्ज कहाँ था, अपन मान ले भाई जैसे अभी डायग्राम आपने बनाया था तो यह B पे पड़ा था और B से आपको कहाँ लाना था, P पे। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो क्या आप B से थोड़ी लेके आते हैं, आप चार्ज कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लेके आते हैं। तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, इन्फिनिटी से पॉइंट P की डिस्टेंस। तो पॉइंट P इस O पॉइंट पे जो कैपिटल Q चार्ज पड़ा है इससे कितनी दूरी पे है, R पे, तो आपकी लिमिट होगी इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लेके आए आप। तो ये 0 नहीं आएगी लिमिट, यहाँ क्या आएगी, इन्फिनिटी से R आएगी। ये बहुत बड़ी गलती होगी। देखो अपन लिमिट लगाने में गलत नहीं करेंगे, इसको लिमिट क्या आएगी आपकी, आप चार्ज कहाँ से लाए, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पे लाएं। क्योंकि जब आप यहाँ निकाल क्या रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में हमने ये सीखा था कि चार्ज कहाँ से आना चाहिए था, इन्फिनिटी से उस P पॉइंट तक आना चाहिए था। और P पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे, R पे, इसलिए लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से R। तो ये यहाँ इन्फिनिटी आएगा। अभी देखो, अब देखो सही हो जाएगा। मैं ही सोचूं कि 0 कैसे आ गया, 0 आ जाता तो इन्फिनिटी आ जाता, चक्कर पड़ जाता। तो इसलिए यहाँ क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब 1/∞ कितना होगा, अब ये 0 होता है, 1/∞ मैंने पहले भी बताया आपको कि k q नॉट, ये आ गया 1/r, और ये हो गया टोटली 0, माइनस है यहाँ पे। अब इसमें से 0 घटा दो, कोई मतलब नहीं, यही बचा। तो कितना आ गया, k q नॉट अपॉन r। तो आपके पास में वर्क की वैल्यू आ गई कि वर्क कितना है, टोटल इतना है। इक्वेशन नंबर 2। क्या इस वर्क की वैल्यू से हमारा पोटेंशियल निकल सकता है, यस, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V = W अपॉन वो चार्ज जिसको आप लेके आए थे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज कैपिटल Q। देखो क्या होगा बच्चों, V बराबर होगा W अपॉन, आप कौन सा चार्ज उठा के लाए थे, Q नॉट लाए थे ना। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, W अपॉन Q नॉट। और इस फॉर्मूले में W को किससे रिप्लेस करें, इक्वेशन सेकंड से, यानी W बराबर आपके लिख सकते हैं k q नॉट अपॉन R। तो यहाँ लिख दीजिए, तो k q नॉट अपॉन R, और ये पहले से ही पड़ा था 1/q नॉट, तो ये देखो कट गया। मैंने आपको फिर कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है,
कैपिटल क्यू चार्ज का ही होगा, जिसको आप लेके आ रहे हो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप कुछ भी लाओ, यहाँ क्यू नॉट लाओ, स्मॉल क्यू लाओ, Q1 लाओ, Q2 लाओ, सब कट जाएंगे और वैल्यू पोटेंशियल की किसके लिए आएगी, कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज के लिए आएगी। ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वे में बताया था कि भाई इसको ऐसे करना है। तो के क्यू अपॉन आर, ये हमारे सामने वो फॉर्मूला आ गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के को हमको पता है वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज कैपिटल Q। तो ये तरीका है। इसके बाद एक दो ग्राफ हैं इसके कि ये पोटेंशियल R पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। ये मिटा देता हूं मैं ऊपर का। तो देखो डिपेंडेंस किसकी, V वर्सेस पोटेंशियल की डिपेंडेंस किसके सापेक्ष, दूरी R के सापेक्ष। तो भाई देखो फॉर्मूला क्या है, V बराबर के क्यू अपॉन R। तो यहां से दिख रहा है कि ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे भाई के तो कांस्टेंट है और क्यू चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे, तो क्यू तो बदलने से रहा, तो यानी V किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ R पे। तो ग्राफ बनाए हैं, तो ग्राफ पूछता है कि V और R में ग्राफ कैसा आएगा। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, और R क्या है, डिस्टेंस जिसकी यूनिट क्या होती है मीटर। तो ग्राफ कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस तरीके से आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसको आपको याद रखना है। और ये ग्राफ जैसे ही मैंने बनाया तो मेरे पास एक नया क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत बार पूछ चुका है सीबीएसई में, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही आर पे डिपेंड करते हैं, और दोनों आर पे डिपेंड करते हैं, तो दोनों का कंपेयर करके बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आर पे डिपेंडेंसी का ग्राफ बना के कंपेयर कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी कर लेते हैं अपन। और देखिए जैसे ही आप ग्राफ बना चुके हैं तो आपको एक चीज फिर समझ में आ गई होगी, क्या कि यहाँ पे मैंने VA ग्रेटर देन VB क्यों लिखा था। अरे भाई ये मैंने लिखा था ना, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर के लिए याद कर लो कि VA बड़ा होता है VB से। अब समझ में आ गया होगा कि V किस पे काम कर रहा है, R पे, और R कौन है, उस पॉइंट O से पॉइंट P की डिस्टेंस। यदि ये R बढ़ेगी तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, वो घटेगा। तो A पॉइंट जैसे मैंने यहाँ बनाया और B पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, तो A पॉइंट पास में है तो इस पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा किसकी तुलना में, B पॉइंट पे पोटेंशियल। और इसी तरीके से इन्फिनिटी पे जब लिया था तो वो कितना हो गया था, V इन्फिनिटी 0 हो गया था वो। तो बात समझ में आई। और R की जगह हमने लिखा था ना इन्फिनिटी यहाँ पे। तो बात समझने वाली है बहुत ही सिंपल सी, कि जितना ज्यादा दूरी होगी उस सोर्स चार्ज से, उतनी ज्यादा दूरी पर वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कंपैरिजन किसका, E एंड V का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विद डिस्टेंस R। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ आएगा बस इसमें, और कुछ नहीं करना है आपको। तो ग्राफ बना देते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं आप। तो देखो आप पहले ग्राफ बनाओ, उससे पहले फॉर्मूला तो लिख लूं कि कोई पॉइंट चार्ज के कारण E कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। इसका मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R स्क्वायर। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर KQ अपॉन R, यानी कि V किस पर डिपेंड करता है, 1/R पे। तो दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये R स्क्वायर पे और ये R पे है, तो अंतर आएगा ग्राफ में। तो अंतर ऐसा आएगा, यहाँ ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, और यहाँ ले लेते हैं हम R जिसकी यूनिट क्या होती है मीटर। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, और एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर ही रहने देना। और अब देखो एक ग्राफ में डॉट डॉट यहाँ से ला रहा हूँ, इसको थोड़ा पास से लाना है ऐसे। तो एक ग्राफ यहाँ से आएगा यूँ, इस तरीके से।
तो ये जो ग्राफ है डॉट डॉट वाला, ये तो किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रोपोर्शनल 1/r², और ये जो डार्क लाइन है ये बताएगा v को, यानी v प्रोपोर्शनल r। तो ये ग्राफ आपके 2 नंबर दे देगा, तो आपको ये बना लेना है। और हाँ बिल्कुल सही है, इस तरीके से। तो ये हमारे सामने आज चैप्टर नंबर 2 में 2 टॉपिक हमने पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, उनका यूनिट, उनका डायमेंशन फॉर्मूला, साथ ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा, KQ/R, R पे किस तरीके से डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही कंपैरिजन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किसके साथ, R। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है एक डाइपोल के लिए कितना होता है, या सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब एक चार्ज नहीं हो बहुत सारे चार्ज हो जाए, जैसा आपने पहले पढ़ा है। तो अब बहुत सारे चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ 2-4 टॉपिक और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय, ऑल द बेस्ट।